हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ऑक्सी एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है, आगे पूछा जा सकता है। जैसे एसिड स्ट्रेंथ, ऐसे कह सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ बताना है इनका। H3PO4 H3PO3 H3PO2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको देखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे लोग बताते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो तो याद करने का तरीका हो गया, लेकिन हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, हमने बनाया फास्फोरस को इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यह स्ट्रक्चर H3PO4, ये पहला हो गया। दूसरा है H3PO2 एंड तीसरा है H3PO2। ये तीन कंपाउंड है, आपको बताने इनके एसिडिक ऑर्डर। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा क्या कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस बनाएंगे। तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस लाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे माइनस लाना पड़ेगा, माइनस एंड माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, कॉन्जुगेट बन गया, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस H3PO4। अब इसका हमें करना होगा, तो इसमें से भी H निकालना होगा। तो हमने कर दिया इसको माइनस माइनस। अब इसमें हमें बनाना होगा कॉन्जुगेट, तो हमें H निकालना होगा OH के साथ, क्योंकि यही एसिडिक हाइड्रोजन है। जो O से लगे हुए हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, जबकि ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट P से लगा हुआ है। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से H लगा होता है तो वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पे O से लगा हुआ H था 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो ये हो गया एसिडिक हाइड्रोजन। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आखिर इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देख सकते हैं। अब इसमें भी बात कुछ लोग बता देंगे आपको कि हम देख सकते हैं किससे, रेजोनेंस से, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, फास्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या है, यहाँ पे फास्फोरस का हाइब्रिडेशन भी क्या है, sp3 है, यहाँ पे भी sp3 है और यहाँ पे भी sp3 है, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा इसका, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल होने की वजह से क्या होगा, इसमें रेजोनेंस तो हम नहीं देख सकते। अब बात आती है कि आखिर इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका सबसे सिंपल है कि अब हम देखें क्या, फास्फोरस तो तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इसमें डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, ये वाला, इसमें ये ऑक्सीजन ही मेन रूप से काम कर रहा है। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन लगे हुए थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा था, जो एसिड को डिसाइड कर रहा था। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एसिड को डिसाइड कर रहे थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डिसाइड कर रहे थे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन डिसाइड कर रहा था। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो ये ऑक्सीजन है ये तीनों में कॉमन है, यही इफेक्ट क्रिएट कर रहा है तीनों के पास, ठीक है। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत अप्रॉक्सीमेट 0 मान सकते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो
इस पे क्या होगा, इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन ये जो डेल्टा नेगेटिव है तो ये क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जिस पावर से इसने खींचा वो सभी ऑक्सीजन पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वली। यानी कि इसने 1 यूनिट से खींचा तो ये 1/3 1/3 1/3 में डिवाइड हो जाएगा इसका पावर। अब यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेल्टा नेगेटिव आया अपनी तरफ खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा प्लस क्रिएट होगा और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस ये इक्वली होगा। तो आप देख रहे हैं क्या कि चार्ज जो हमारा है तीनों पे, वो चार्ज डेंसिटी क्या हुई, किस पे कम हो रही रिलेटिवली। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि जितना इसने क्रिएट किया पॉजिटिव चार्ज वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यानी कि चार्ज डेंसिटी उतनी कम नहीं हुई जितनी कि इसमें हुई। क्यों, क्योंकि जो चार्ज था इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हुआ और यहाँ पे तो जितना चार्ज इसने खींचा पूरा का पूरा इसी के पास गया। तो इसका मतलब क्या, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज इसको न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पे हाफ हो पाएंगे, यहाँ पे 1/3 हो पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे रिलेटिवली इनके ज़्यादा कम होगी। तो ज़्यादा कम होगी मतलब क्या, चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा कम हो जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने बताया था आपको पहले के लेक्चर्स में, आप लोग अगर भूल गए हैं तो इसके पहले वाले वीडियोस में आप देख करके बता सकते हैं कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस की, उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यानी कि इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। ठीक है, लेकिन ये जो एसिडिटी का ऑर्डर है ये बहुत ही माइनर डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है ना, तो अगर आपके एग्जामिनेशन में कभी ये स्टेटमेंट दिया होगा कि दे हैव ऑलमोस्ट इक्वल एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि इसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट, अगर ये स्टेटमेंट हो तो सही हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जनरली अगर ऐसा लिखा हो तो हम इसको मानेंगे ऑलमोस्ट इक्वल है, इसको हम ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं ये। लेकिन अगर हमें फिर भी बताना ऑर्डर क्या होगा तो हम इस तरह से बता सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक पूछा नहीं गया है, आगे कभी भी पूछा जा सकता है। तो ठीक इस पे आप लोग ध्यान देंगे कि इनका ऑर्डर क्या होगा। तो इनका ऑर्डर याद करने का तरीका कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका सबसे कम है उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा। लेकिन हमने पहले बताया था कि अगर सेम एलिमेंट हो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को एक रूल बना लेना अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये कहीं कहीं अप्लाई हो पाएगा, कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं हो पाएगा इसको आपको जानना है, वो याद करने का तरीका हो सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपका ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले क्वेश्चंस जो मैंने किए हैं और जो अभी कर रहा हूँ सबका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से समझ लेंगे कैसे कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हम लोग किससे डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी भी पूछा सकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या, इट इज दिस कंपाउंड हैज ऑलमोस्ट इक्वल एसिडिक स्ट्रेंथ, बट इन केस अगर वी हैव टू डिसाइड द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो थर्ड वन इज मोर एसिडिक देन सेकेंड वन, देन ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कि ये क्वेश्चन 1 आज कर लिया, क्वेश्चन 2 इसमें भी आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ बताना है, तो इसमें हमें क्वेश्चन क्या है, पहला है BaO बेरियम ऑक्साइड, दूसरा है B2O3, तीसरा है CO2। ये IIT में आया क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। CO2, फोर्थ है SO3 एंड फिफ्थ है Cl2O7। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस में है
BaO, B2O3, CO2, SO3 एंड Cl2O7। तो अब तक जितने मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, फैक्टर्स जितने बताए हैं, सबको इंक्लूड करके आप देखेंगे कि उसमें से कौन सा अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको आपको आंसर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें सबसे ही पहले देखना है कि जो हमने आपको टूल्स बताए हैं, जो आपको फैक्टर्स बताए हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस, उन सभी को आपको देखना है एक एक करके, और उसमें से देखना है कि कौन सा अप्लाई हो सकता है। तो ये क्या है, ये ऑक्साइड्स है सभी। तो हमने बताया था आपको एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स बताने के कई तरीके बताए थे। ठीक है, याद करेंगे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बता रखे हैं कि एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड बताने का 3-4 तरीके मैंने बताए थे। एक तो लेफ्ट राइट जाने का तरीका, टॉप टू बॉटम जाने का तरीका, कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड क्या होगी, इंक्रीज करेगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। तो उसके हेल्प से हम कुछ सॉल्व करेंगे। अगर इससे नहीं हो रहा है तो हमने बताया था आपको एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर करके भी देख सकते हैं या पोलराइजेशन करके देख सकते हैं। तो 2-3 तरीके थे जिससे आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड को उन 2-3 तरीकों में से हमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि लेफ्ट राइट से भी कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो देखेंगे कि कैसे ऑर्डर हो रहा है, उससे भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है अगर एडिशन ऑफ वाटर करें हम, H2O, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा BaOH ट्वाइस। अब इसमें वाटर ऐड करें, इसमें 3 वाटर ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं कहीं 1 वाटर, कहीं 2 वाटर, कहीं 3 वाटर ऐसे ऐड करना है। तो इसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, H3BO3। ठीक है, अगर इसमें हम वाटर ऐड करें तो ये क्या बनाएगा, H2CO3। अगर हम इसमें वाटर ऐड करें तो क्या बनाएगा, H2SO4। इसमें हम वाटर ऐड करें तो क्या बनाएगा, H2Cl2O8। अब इसको हम फाइनली बना सकते हैं HClO4। इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, HClO4 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने H2Cl2O8 को हम लिख सकते हैं HClO4। तो इसमें हमने देखा क्या, BaOH ट्वाइस वाटर मिलाने के बाद। ठीक है, वाटर मिलाने के बाद क्या हो गया, ये हाइड्रोक्साइड बन गया। अब आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस है, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो अगर वाटर मिलाने के बाद जो कंपाउंड बनता है, मैंने बताया था कि अगर उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है तो ऑक्साइड भी क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर उसका बेसिक नेचर ज़्यादा है तो उसका ऑक्साइड भी क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। तो वाटर मिलाने के बाद ये हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये ज़्यादा बेसिक हो गया। हमें एसिडिक ऑर्डर के इंक्रीज ऑर्डर लिखना है, यानी कि ये तो बेस हो गया। H3BO3 एक वीक एसिड है। ठीक है, ये एक वीक एसिड है, किसमें हम पढ़ेंगे बोरान फैमिली, तो उसमें देखेंगे H3BO3 एक वीक एसिड है। और इसके बाद CO2 H2CO3। अब आपको देखना है क्या, अब ये दोनों ही वीक एसिड है। ठीक है, लेकिन B2O3 क्या हो गया, ये पहले आता है कार्बन से पीरियोडिक टेबल में, यानी लेफ्ट टू राइट जाए तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। इसका मतलब कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। अब SO3 से हम वाटर मिलाएंगे तो क्या बन गया, H2SO4। आपको पता है कि तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे क्या बना, HClO4, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऐसे ही हो जाएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये IIT में आया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसमें आपको वाटर एडिशन करना था, प्लस यहाँ पे अब दोनों वीक हो गए तो हमें यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट और राइट का इंक्लूड करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास जितने टूल्स हैं उन्हीं को अप्लाई करके हम किसी भी क्वेश्चन का एसिड बेस का आप बड़े आराम से आंसर दे पाएंगे। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आज तक उठाकर देख लीजिए आप, IIT में, नीट में, एडवांस में, मेंस में, किसी भी जगह पे जो आपके लेवल पे है, उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप आंसर ना कर पाएँ। जो मैंने आपको बताए फैक्टर्स, जो सॉल्व करने के तरीके बताए हैं, उन सबको अगर आपने अच्छे से मेमोराइज कर लिया, अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इस बार यानी कि 2020 के मेंस में आया था, जनवरी में। जो जैन में एग्जामिनेशन हुआ था 2020 का मेंस में, उसमें एक क्वेश्चन आया था एसिड बेस का।
उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्वेश्चन क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ। ये हमने कॉन्जुगेट बेस बना लिया, ठीक है। तो इसका बताना था कि बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो अब इसमें हमें करना क्या है कि अब हमने बताया था आपको क्या कि एसपी कॉन्सेप्ट बताया था आपको, एसपी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। और ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्या कि 3 sp3 हैं और अगर हम एक और ले लेते हैं C माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा और सबसे कम कौन होगा, उसको अरेंज करना है। तो सबसे कम पहले बेसिक, फिर सबसे बाद में जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो अब हमें देखना क्या है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सोचिए आप लोग इसको, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें देखना क्या है कि जैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया, अब ये क्या है? sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो क्या होगा? बेसिक कम होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें देखना है बेसिक नेचर किसका ज़्यादा है, तो हमने कल बात किया था पिछले वीडियोस में कि जो ज़्यादा एसिडिक होगा, जो कॉन्जुगेट बेस जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ज़्यादा एसिडिक होगा तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? वीक बेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा अब हमें निकालना है कि ये sp हाइब्रिडाइज है, ये sp। अब इसमें sp कैसे है कि हमने ऐसे लिख दिया ट्रिपल बॉन्ड n, ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये sp हाइब्रिडाइज ये भी है, sp हाइब्रिडाइज ये भी है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा? इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। इस पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि इस पे नहीं आएगा। तो यानी कि हमें sp और sp3 को कंपेयर करना हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा कि इसने क्या किया? इसका चार्ज कम कर दिया, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो यानी कि ये ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गई। जब ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गई तो इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? जो हाइड्रोजन लगेगा वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। नहीं बताया था मैंने आपको, याद करेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में, कि अगर कोई एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? वीक होगा। तो यानी कि ज़्यादा एसिडिक हो गया तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। अब इसी तरह से इसके बाद कौन आएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये भी उससे थोड़ा सा कम एसिडिक है तो उसका कॉन्जुगेट ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है इसमें, इन तीनों में हम कैसे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना होगा थोड़ा सा कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाली बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है और रेजोनेंस। यहाँ पे थोड़ा सा इंडक्टिव और यहाँ पे थोड़ा रेजोनेंस का आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे नेगेटिव प्लस माइनस लोन पेयर फ्री रेडिकल अगर होता है तो उसमें रेजोनेंस होता है। तो यानी कि डबल बॉन्ड यानी एलाइलिक पोजीशन कह सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड छोड़, डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड उससे अटैच एटम पे अगर निगेटिव पॉजिटिव, जैसे अगर हमने ऐसे बात करें कि अगर हमारे पास कोई कार्बन के साथ अटैच डबल बॉन्ड है, उसके साथ हमने कोई ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, उस पर प्लस माइनस लोन पेयर फ्री रेडिकल, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज या फिर डबल बॉन्ड, अगर ये इतनी चीज़ आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। डबल बॉन्ड उसके अल्टरनेट पे ये अगर चीज़ें लगी हों तो रेजोनेंस होता है उसमें, ठीक है। तो रेजोनेंस होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। क्यों? कि जो चार्ज होता है वो डीलोकलाइज हो जाता है।
ये हम लोग पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइज होने से क्या होता है, चार्ज डेंसिटी एक तरह से कम हो गई। डीलोकलाइज का मतलब क्या, अब ये चार्ज जो यहाँ पे सपोज यहाँ पे जो चार्ज हैं वो इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो एक ही, पहले अगर एक चार्ज एक ही सेंटर पे था, अब 3 में से डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसका जो, जैसे हमने अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहाँ पे एक ही पे था, अब यहाँ पे 3 में चला गया तो चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरह से स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो रेजोनेंस का ये इफेक्ट होता है। यहाँ पे इंडक्टिव क्या मतलब कि ये CH3 क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला एलिमेंट है। 2 तरह के इंडक्टिव होते हैं, प्लस और माइनस। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो यहाँ 3 आएंगे तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव और क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। 3 हो गया तो डेल्टा निगेटिव आएगा। अब यहाँ पे क्या, रेजोनेंस की यहाँ पे डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या, कोई कंपाउंड नहीं, जो जितना चार्ज है उतना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम है तो यहाँ पे जितना चार्ज है उतना ही मेंटेन रहेगा। यहाँ पे चार्ज बढ़ गया और यहाँ पे चार्ज कम हो गया। तो अब देख रहे हैं क्या कि अब यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब बढ़ गई तो इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि ये पहुंचेगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा बेसिक, इससे ज़्यादा, क्योंकि अब sp3 वाले तीनों आ गए। अभी तक sp वाले कम हो जाएंगे, फिर sp3, तो sp2 को, sp वाले तो हमने अरेंज कर दिए, अब sp3 वाले को अरेंज करते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसके बाद ये है sp3, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इससे ज़्यादा, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। अब ये नेगेटिव चार्ज तो था ही, इन्होंने क्या कर दिया, इसको पार्शियल चार्ज और जनरेट कर दिया 3। तो इसके बाद किसका नंबर आएगा, CH3 माइनस, और इसके बाद फिर नंबर आएगा CH3 माइनस। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये 2020 के मेंस में आया था क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिए। तो इस तरह के एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है कि कैसे में कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम SP कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको ध्यान रखना है, जो आगे भी आ सकता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो मैंने पुराने कॉन्सेप्ट बताए हैं ना, आपको सभी को अगर अप्लाई कर लेंगे, सबको एक साथ मिला के देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत सारा रिपीट क्वेश्चंस आपको मिलेगा जो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं सब चीज़ आपको मिलेगा। जैसे ये एक बार ये भी पूछा जा चुका है ऐसे ही, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हमेशा मिलती रहेंगी। बस उन कॉन्सेप्ट को आप एक बार मेमोराइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो आपको हमेशा याद रहेगा और कोई ना कोई क्वेश्चंस आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया।